नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जेसीसी से निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह ने जेसीसी के आरोपों को नकारा। रेणु जोगी और अमित जोगी पर लगाए कई बड़े आरोप। हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले पर राज्य सरकार की अधिसूचना को किया निरस्त। प्रदेश में इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मी हो गई शुरू। और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश की सड़कों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से निष्कासित वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता कर जेसीसी पर कई बड़े और कई संगीन आरोप लगाए हैं। यहां तक कहा कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है और मुझे जान का खतरा है। सोमवार को राजधानी रायपुर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक धर्मजीत सिंह ने जेसीसी के आरोपों को नकार दिया है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर कई बड़े आरोप निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह ने लगाए हैं। कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी ने मुझे 6 वर्ष के लिए जनता कांग्रेस से निष्कासित करने का पत्र कुछ आरोपों के साथ उन्होंने दिया है। मैं उनके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और ये निष्कासन अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए और अपनी पोजीशन हार्ड ना हो उसके लिए मुझे निष्कासित करने का काम इन लोगों ने किया है। वहीं धर्मजीत सिंह ने अमित जोगी पर आरोप लगाया है कि अमित जोगी के द्वारा उनकी पत्नी को फोन करके बदतमीजी की गई है और उनकी पत्नी के साथ अपशब्दों से बातचीत की गई है। आगे कहा कि अमित जोगी की जितनी उम्र है उतना मुझे राजनीति करते हो गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कार्यक्रम में जाने से अमित जोगी को पीड़ा हुई है। मैं जोगी जी और रेणु जोगी जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं इन सब बातों को बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन जब कल उन लोगों ने पूरी सीमा लांघ दी तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। ये बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मेरी पत्नी के संग मिसबिहेव किया फोन में, पर मुझे आज मजबूरी में इन सब बातों को बोलना पड़ रहा है। मैं तो उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या है कैसा है, तो मैं चलिए छोड़ो। अब वो आरोप लगाए कुछ भी, वहाँ तक भी ठीक। अब वो अगर सोचेगा कि मैं उसके घर का बावर्ची और नौकर टाइप का रहूँगा तो मैं मरना पसंद करूँगा। मैं सम्मान की जिंदगी जीना पसंद करता हूँ, अपमान की जिंदगी जीना पसंद नहीं करता। मैं सम्मान से मरना पसंद करूँगा। सोमवार को आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि मामले में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया है। इसकी वजह से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया है। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 13% से बढ़कर 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% हो गया है। इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव की वजह से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म है। राज्य सरकार ने इस फैसले से असहमत होते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार का यह मानना है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार ने इस मामले में समुचित रूप से तथ्य पेश नहीं किए थे। इस निर्णय से राज्य के आरक्षित वर्ग में समुचित विकास का मार्ग रुकेगा। आज माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। यह फैसला 2011 में रमन सरकार ने लिया था। रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। जब रमन सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण का फैसला लिया था, उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि यदि कोई राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उस राज्य सरकार की
उन विशेष परिस्थितियों को सिद्ध करने की जवाबदारी होती है। लेकिन रमन सरकार ने इस जवाबदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी उन्होंने बनाया था। उस उपसमिति के द्वारा दी गई अनुशंसा को भी माननीय कोर्ट के समक्ष रमन सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद एडवोकेट जनरल ने तत्कालीन मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अनुशंसा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने उसे यह कह के स्वीकार नहीं किया कि यह याचिका में जो शपथ पत्र है उसमें उसका उल्लेख नहीं है। और रमन सरकार की उसी लापरवाही का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ से 58% आरक्षण को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसी का आज नतीजा है कि आरक्षण फिर से कम हो गया है। अब ये फैसला कोर्ट का आ चुका है। अब राज्य सरकार को उसको निर्णय लेना है कि आगे इस लड़ाई को कैसे लड़े। जब तक इस फैसले के अगेंस्ट में ये पूरी ताकत के साथ यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ेंगे, तब तक वो लाभ नहीं मिल पाएगा। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री व भाजपा नेता राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 4 साल हो गई है, लेकिन प्रदेश की सड़कों का ध्यान नहीं है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। राजेश मूणत ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के ऊपर कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री बघेल को निशाना साधते हुए कहा, सीनियर अधिकारी को हटाकर जूनियर अधिकारी को प्रभार देना कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के 4 साल हो गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार सड़क व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी के ऊपर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में 4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया आप हैं। जिन स्थितियों में छत्तीसगढ़ सरकार के निर्माण कार्य के प्रति बेरुखी थी, उसके उदाहरण चाहे जसपुर हो, पत्थलगांव हो, चाहे कोंडागांव की तरफ की सड़कें हों, या एनएच की जो स्थिति बनी हुई है जिसमें रायपुर से लेकर के भिलाई तक के ब्रिज की बातचीत हो, चाहे एडीबी प्रोजेक्ट की योजनाओं की बातचीत हो जिनका टेंडर कॉल होने के बाद में भी इनके काम की गति ना बढ़ पाई, ना आज तक लैंड एक्वायर हो पाई। प्रोजेक्ट 3 का समय भी खत्म हो चुका है। ग्रामीण मार्ग की जो हालत है वो कोई बदतर से बदतर हो चुकी है, छुपी हुई नहीं है। आप स्वयं फैसला करते ईएनसी, वही ईएनसी आया था जिस ईएनसी को आपने 2 ईएनसी बनाए, उसके बाद में एक ईएनसी को हटाकर एक ईएनसी को चार्ज दे दिया आपने। जिम्मेदारी किसकी? समीक्षा कौन करता? प्रदेश का मुखिया कौन? मंत्री को पता ही नहीं। 2 दिन पहले आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी ऐसे ही कहा, और जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को पता नहीं, डायरेक्ट सचिव को आप ऑर्डर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन गई इस प्रदेश के अंदर, क्या कि शहर का प्रदेश का मालिक कौन? और खाली कार्रवाई करने से, हटा देने से समस्या का समाधान होगा? जूनियर आदमी को ईएनसी बनाना और सीनियर को नदारद कर देना और वापस आकर के यही स्थिति बना रहे, तो कहीं ना कहीं पेमेंट सीट के ऊपर पेमेंट हो रहा है। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों तक भाजपा की सरकार प्रदेश में रही है और राजेश मूणत पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। भाजपा सरकार में जो सड़कें बनी हैं वह 2 से 3 साल चलने के लायक नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा कार्यकाल में जो रोड बने हैं उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। राजेश मूणत के बयान से और प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों को बनाया था उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया था कि उन सड़कों की लाइफ 3.5 साल भी नहीं थी। मतलब एक सड़क बनेगी तो कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल तो चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना कमीशन खोरी किया कि इनके द्वारा बनाई गई सड़कों की लाइफ 3.5 साल भी नहीं। 3.5 साल मतलब सरकार हर साल उन्हीं सड़कों को बनाते रहेगी क्या? सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का कुछ तो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। राजेश मूणत पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, अब भ्रष्टाचार करके ऐसी सड़कें बनाए कि उनकी आयु बमुश्किल से 3.5 साल है। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जवाबदेही है कि उन्होंने एएनसी को हटाया, और जवाबदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी की जानी चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और विधानसभा वार दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में हारे विधानसभाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। पुनिया के इस दौरे को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रदेश में जीते हुए सीटों की समीक्षा करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ से साफ हो रही है। कांग्रेस को समीक्षा करना है तो जीते हुए विधानसभा की समीक्षा करें। कांग्रेस सरकार से जनता ऊब चुकी है। समीक्षा करनी चाहिए उनको, क्योंकि जो हारे हुए उसकी समीक्षा नहीं, जो जीते हुए हैं उन सीटों की समीक्षा करो, क्योंकि वो सीट तो हार रहे हैं। आज कांग्रेस पूरी तरीके से इस 4 साल के शासनकाल में जिस प्रकार कांग्रेस की हालत है, तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से सफाया दिख रहा है, तो उनको वर्तमान विधायकों की चिंता ज़्यादा करना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को कांग्रेस की चिंता करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। रमन सिंह जी पुनिया जी मरकाम जी के दौरे में चिंता करने के बजाय अपनी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर अपनी खुद की स्थिति के बारे में चिंता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में है और रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति के जवाबदेह हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पिछले 3.5-4 साल में काम कर रही है, जनता का भरोसा जीत रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े को भी नहीं पहुंच पाएगी। तो रमन सिंह जी पुनिया जी को सीख देने के बजाय, मोहन मरकाम जी को सीख देने के बजाय आत्मावलोकन करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता में डूबले हों, जिसकी नैया छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन और ज़्यादा डूबते जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी करने की घोषणा की है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। कहा कि धान खरीदी केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है, किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस की सरकार 1 नवंबर से किसानों का धान खरीदने जा रही है। अभी तक दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जाती थी, लेकिन किसानों की मांग पर सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार से 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। बता दें कि सरकार ने इस बार धान खरीदी करने का लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन रखा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।